मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में। अब तक हमने पिछली वीडियो में वायरस जनित रोग के बारे में लगभग 6 रोग पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हम लगभग वायरस जनित रोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो में और वायरस जनित रोग के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा हम वायरस जनित रोग के बारे में पढ़ रहे थे। तो वायरस जनित रोग में हमने लगभग 6 रोगों को कंप्लीट पिछली वीडियो में कर लिया था। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले ही वो जाके वीडियो देखें ताकि आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से वायरस जनित रोग समझ में आए। तो 6 रोग पढ़ लिए थे, उसके बाद आज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ रिविजन कर लेते हैं। हमें अब तक क्या क्या याद आ रहा है इनके बारे में, क्योंकि रिविजन से के माध्यम से हमें ये याद रहेंगे, इसलिए इनको याद करने के लिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एड्स। तो एड्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या याद आ रहा है आप सोचो मन में। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद आ रही होगी। एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म थी। उसके बाद ये किससे होता था? तो इसका वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या था? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके बाद ये कैसा वायरस था? ये एक RNA वायरस था, जिसे क्या कहा जाता है? रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। इसको रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। इसके अलावा एड्स के बारे में देखा जाए, ये किस किस चीज़ से फैल सकता है? असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से फैल सकता है, या कोई संक्रमित व्यक्ति को लगाएगी सुई किसी दूसरे व्यक्ति को लगाए तो फैल सकता है। आदि कारणों से ये फैलता है। इसके अलावा इसमें हमने क्या क्या देखा था कि इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके अलावा ये कैसा रोग है? एक स्लिम डिजीज है, मतलब इसमें शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ कार्यक्रम देखे, जैसे इसको राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था 1987 में। इसके अलावा 1995 में एड्स नीति लाई गई थी। इसके अलावा इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? ये एड्स के प्रति क्या है? जागरूकता फैलाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? रेड रिबिन है। रेड रिबिन जो ऐसे इस शेप की होती है, रेड रिबिन, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा इसमें कुछ टेस्ट भी देखे थे, जैसे हमने देखा था एलिसा टेस्ट। कौन सा? एलिसा टेस्ट। और इसके अलावा हमने एक टेस्ट देखा था PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अलावा द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये 3 टेस्ट थे। एक निश्चयात्मक टेस्ट था, ये आधुनिक टेस्ट था। इसके अलावा एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या थी? एलिसा लिंक इम्यूनो ऑर्बेंट ऐसे, ये एलिसा की क्या थी? फुल फॉर्म थी। और ये एलिसा एक क्या था? एलिसा एक स्क्रीनिंग टेस्ट थी। इसमें स्क्रीनिंग की जाती थी, ये स्क्रीनिंग टेस्ट थी। इसके अलावा इसके बाद हमने हेपेटाइटिस इस या पीलिया के बारे में देखा था कि हेपेटाइटिस ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के हमने देखे थे, ABCDE, 5 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि सबसे घातक कौन सा होता है? हेपेटाइटिस जो B होता है वो सबसे घातक होता है। इसके अलावा दूषित जल और भोजन से फैलने वाले रोग कौन कौन से हेपेटाइटिस थे? हेपेटाइटिस A और E। और BCD ये किससे फैलते थे? संक्रमित रक्त चढ़ाने से फैलते थे। इसके अलावा ये जो हेपेटाइटिस B है, तो हेपेटाइटिस B असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता था।
इसके अलावा हमने देखा था कि में हमारा यकृत प्रभावित होता था। हमारा प्रभावित अंग कौन सा था? यकृत। इसके अलावा ब्लड में क्या बनता था? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक वर्णक बनते थे, जिसके कारण त्वचा का, आँख का, पेशाब का रंग कैसा हो जाता था? पीला हो जाता था। इसके अलावा हमने देखा था कि इस हेपेटाइटिस बी जो वायरस था, इसकी खोज किसने की थी? हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी वायरस। इसकी खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने की थी। इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज होने के कारण इसी को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने क्या इसके देखी थी हेपेटाइटिस पीलिया के बारे में। इसके अलावा पोलियो, बाल पक्षाघात, ये किस में होता है? बच्चों में होता है। पोलियो में हमारा कौन सा अंग प्रभावित रहता है? इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसका जीवाणु कौन सा था? पोलियोमाइलाइटिस। इसका जो जीवाणु था वो पोलियोमाइलाइटिस था। इसके अलावा इसके टीके की खोज किसने की थी? जॉन ऑक्सफोर्ड ने की थी 1952 में। लेकिन जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट रॉबिन ने 1955 में की थी। अल्बर्ट रॉबिन ने 1955 में की थी। इसके अलावा एक अभियान भी चलाया गया था, पल्स पोलियो अभियान। 1995 में किसके सहयोग से? WHO के सहयोग से। और इसमें स्टार्टिंग में कितनी 0 से 3 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पोलियो वैक्सीन दी जाती थी। लेकिन 1998 और 1999 आने तक इसको बढ़ाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया था। इसके अलावा हमने रेबीज पढ़ा था। रेबीज जो एक कैसा जूनोटिक डिजीज है, मतलब जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। इसके अलावा इसका वायरस का नाम क्या है? रेबडो वायरस इसका नाम था। इसमें क्या लगता है? पानी से डर लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसके अलावा रेबीज का जो टीका बनाया था वो किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा डेंगू में इसका वायरस डेंड वायरस है। इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसलिए रक्त चढ़ाते समय सिर्फ प्लेटलेट्स ही चढ़ाई जाती है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इसका जो वाहक है वो कौन सा है? मादा एडिज मच्छर है, जो क्या एक शाही मच्छर है, जो साफ जल में रहता है और दिन में काटता है। इसके अलावा इसकी जो जांच है वो कौन सी है? रैपिड कार्ड टेस्ट किया जाता है इसमें। रैपिड कार्ड टेस्ट किया जाता है और इसमें बकरी का दूध और कीवी खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सामान्य जुकाम में जो वायरस है वो कौन सा है? राइनो वायरस है। और इसमें हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित रहता है और ये एक संक्रामक। यहाँ तक हमने देख लिए थे कुल 6 रोग। अब आज हम देखेंगे ये 7 नंबर से हम आगे देखेंगे। तो चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो रोग है वो कौन सा है? चेचक, स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता। और इसी का सेम नाम जैसा ही है, छोटी माता, चिकन पॉक्स और शीतला। इसमें हम नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी चेचक का मतलब हम समझ नहीं पाते बड़ी माता थी कि छोटी माता थी, या चिकन पॉक्स का मतलब बड़ी माता या छोटी माता है। इसलिए इनके नाम याद रखना जरूरी है। चेचक, स्मॉल पॉक्स। इधर देखो नाम में क्या है? स्मॉल पॉक्स, लेकिन है कौन सी? ये बड़ी माता। और ये तो ऐसे स्मॉल पॉक्स समझ कर ये ना समझे कि ये कौन सी है? छोटी माता। स्मॉल पॉक्स का मतलब बड़ी माता है और चिकन पॉक्स का मतलब छोटी माता है। और इसे क्या कहा जाता है? शीतला भी कहा जाता है। तो इन दोनों का वायरस सेम ही देखो। इसमें कौन सा वायरस है? वेरिओला वायरस। और इसमें है वेरिसेला जोस्टर। इसमें तो कौन सा? वेरिओला और इसका है वेरिसेला। तो वेरिओला वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसके अलावा दोनों में ये क्या होते हैं? त्वचा पर दाने होते हैं लाल रंग के, और इसमें भी त्वचा पर लाल रंग के दाने होते हैं। तो प्रभावित अंग पूछ ले, प्रभावित भाग कौन सा है? तो हमारी त्वचा प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा जो चेचक का टीका है वो किसने बनाया था एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। कब बताया था? 1794 में, 1796 में बनाया था। और
किसी भी बीमारी का बनाया गया पहला टीका था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी भी बीमारी के लिए बनाया गया पहला टीका कौन सा था, तो वो किसका था, चेचक का टीका था। कब बना था, 1796 में। और किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद ये क्या है, वर्तमान में संपूर्ण विश्व से चेचक मुक्त है। मतलब पूरा भारत क्या, पूरे वर्ल्ड में अब चेचक का कोई भी पेशेंट नहीं है। ये क्या है, चेचक से मुक्त है। लेकिन अभी तक हम चिकन पॉक्स या छोटी माता से मुक्त नहीं हुए। ये मुख्यतः किस में होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं। हो सकता है आपको भी कभी न कभी हो रखा होगा। तो ये जीवन में एक बार ही होता है। एक बार चिकन पॉक्स होने के पश्चात इस रोग का प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। इसलिए ये क्या होता है, जीवन में एक ही बार होता है। संपूर्ण जीवन में एक ही बार होता है, हमारे तो एक बार होता है। इसके अलावा फिर इसमें और आगे क्या है, इसमें उपचार कौन सा दिया जाता है, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, क्योंकि एक प्रकार की एलर्जी मानी जाती है, इसलिए एंटी एलर्जिक दवाइयाँ और इंसाइक्लोविर दवाइयाँ दी जाती है। ये दवाइयाँ उपचार में दी जाने वाली दवाइयाँ। इसके बाद है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का वायरस का नाम क्या है, अल्फा वायरस। तो ये याद रखना, वायरस का नाम कौन सा वायरस है, अल्फा वायरस। और इसका भी वाहक कौन सा है, मादा एडिन मच्छर। बताइए पिछले हम कौन से रोग में इस वाहक को देख चुके हैं, याद कीजिए। कौन सा वायरस है, डेंगू में। डेंगू में हम देख चुके हैं कि वहाँ पर भी वाहक कौन था, मादा एडिन मच्छर, जो एक शाही मच्छर है। और चिकनगुनिया भी अभी क्या, हड्डी में तेज दर्द होने से बदन दर्द होता है, मतलब पूरा शरीर इसमें क्या हो जाता है, दर्द होने लग जाता है। इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए इसमें क्या, दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती है, पेन किलर इसमें दी जाती थी। ये कौन सा रोग है, चिकनगुनिया। वायरस और वाहक याद रखना इम्पोर्टेंट है, अल्फा वायरस और मादा एडिन मच्छर। इसके बाद कुछ फ्लू के नाम में, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई आई फ्लू। तो ये सभी क्या है, फ्लू के नाम है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वाइन फ्लू। ये क्या है, एक सुअर इन्फ्लुएंजा भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये सुअर से फैलता है, एक पशुजन्य रोग है, इसलिए इसे क्या कहता है, सुअर इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये दोनों ही कैसे है, स्वाइन फ्लू भी जूनोटिक डिजीज है, बर्ड फ्लू भी जूनोटिक डिजीज है। इनके वायरस लगभग सेम सेम ही दिखते हैं आपको, H और N, लेकिन इनमें जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जो H1N1 है और ये H5N1 है। तो बर्ड फ्लू में होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू में H1N1 होता है। इनमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, फ्लू में हमें क्या होती है, हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, इसमें भी श्वसन तंत्र, क्योंकि फ्लू में ज़्यादातर आपको सामान्य जुकाम होता है। तो जुकाम होने पर श्वसन तंत्र ही क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके अलावा इन दोनों में, इसके अलावा इनको उपचार में क्या दी जाती है, टेमी फ्लू दी जाती है। टेमी फ्लू जिसे क्या कहते हैं, ओसेल्टामिविर भी कहते हैं। तो टेमी फ्लू इसमें क्या दिया जाता है, उपचार के रूप में दी जाती है। जांच, इन दोनों की जांच क्या, PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दोनों की जांच दोनों का सेम ही है। देखो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो स्वाइन फ्लू है वो किससे फैलता है, सुअर से फैलता है। और ये जो बर्ड फ्लू है, बर्ड तो मतलब कौन सी बर्ड है, मुर्गियों से फैलता है ये। और एक वायरस इसका H1N1, बाकी सब सेम है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित, इसमें भी श्वसन तंत्र, इसके भी लक्षण सामान्य जुकाम, इसके भी सामान्य जुकाम, इसकी भी जांच PCR, इसकी भी जांच PCR, इसमें भी उपचार टेमी फ्लू, इसमें भी उपचार टेमी फ्लू। इसके अलावा इसके बारे में एक चीज़ और कि मुनियप्पा समिति बर्ड फ्लू की स्थिति को बाद में पता लगाने के लिए गठित की गई थी। कौन सी है, मुनियप्पा समिति। तो कभी पूछ ले कि मुनियप्पा समिति का संबंध किससे है, तो बर्ड फ्लू की बाद में स्थिति ज्ञात करने के लिए इसके निर्माण किया गया था। उसके बाद एक है आई फ्लू, जिसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, और इसे क्या कहता है, आँख आना भी कहता है। आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस या आँख आना,
इनका जो वायरस का नाम है वो कौन सा वायरस है? एडिनो वायरस है। आई फ्लू में वायरस एडिनो वायरस। आँखों में क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है, आँखें एकदम लाल पड़ जाती है। ये एक संक्रामक रोग है और इसमें उपचार में क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ठीक है, इससे आगे हम रूबेला, जिसका वायरस है, वायरस भी रूबेला ही है, तो सेम ये रूबेला का वायरस भी रूबेला। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है और त्वचा में संक्रमण होता है। त्वचा में संक्रमण मतलब त्वचा भी प्रभावित होती है और उल्टी दस्त होता है। मतलब सांस लेने में तकलीफ, त्वचा में संक्रमण और उल्टी दस्त। इसके बाद एक कार्यक्रम भी चलाया गया था, कौन सा? राष्ट्रीय रूबेला टीकाकरण कार्यक्रम। इसमें क्या है? रूबेला का टीका दिया जाता है सबको। इसमें सरकार द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र और मदरसों में 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को सभी को क्या दिया जाता था? टीका दिया जाता। किसका? रूबेला का टीका। उनके तो छोटे बच्चों में होता है ये टीका कैसा था? निःशुल्क था। इसको लेकर एक टीका कौन सा है? MMR का टीका। जैसे हमने देखा था DPT का टीका, तो DPT का टीका किसमें? 3 रोग में, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टाइफाइड, ये 3 रोग में था। इसी प्रकार जो ये MMR का टीका, ये भी 3 रोग में, कौन सा? मम्प्स, मीजल्स और रूबेला। तो मम्प्स, मीजल्स और रूबेला तीनों में एक ही दिया जाता है, वो कौन सा है? MMR का टीका। तो एक तो MMR का टीका, एक DPT का टीका, ये 2 याद रखेंगे तो आपको कितने? 6 रोगों के टीके याद रह जाएंगे। तो एक DPT और MMR। इसके अलावा आगे है ये, इसके बाद देखो ये M का मतलब मम्स हो, ये जो R का मतलब रूबेला हो गया, इस M का मतलब ये मम्स है। इसे क्या कहते हैं? गलसुआ भी कहा जाता है। मम्स या जिसे गलसुआ कहा जाता है, इसका जो वायरस है, जिसको मम्स वायरस क्या भी कहते हैं या पैरामिक्सो वायरस भी कहा जाता है। तो मम्स तो याद ही रह जाएगा 6 महीने में, तो हमको दूसरा नाम याद रखना, वो कौन सा नाम है? पैरामिक्सो वायरस है। इसमें हमारी जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि में संक्रमण होने से क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है। मतलब ये जो लार ग्रंथि है इसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आती है और उपचार में इसमें क्या दी जाती है? टेरामाइसिन दवाई दी जाती है। और बचाव टीका हमने पढ़ ही लिया, MMR टीका। और तीसरा है मीजल्स और मीजल्स, जिसे क्या कहते हैं? खसरा, या उसे क्या कहते हैं? ओरी। ओरी मतलब ये तो आपने देखा होगा कभी, इसमें क्या होता है? त्वचा पर दाने हो जाते हैं, जैसा चेचक पे होते हैं उसी टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें खुजली भी आती है और घाव हो जाते हैं। तो मीजल्स, खसरा या ओरी, ये क्या है? इसका वायरस क्या है? रूबीओला वायरस, या इसे कहते हैं मॉर्बिली वायरस। तो मीजल्स का जो वायरस का नाम क्या होता है? रूबीओला वायरस, या इसे कहते हैं मॉर्बिली वायरस। होता किसमें? छोटे बच्चों में होता है। शरीर पर क्या हो जाती है? दाने और खुजली आती है और घाव हो जाती है। बच्चे लगातार 4 दिन तक तेज बुखार रहता है। जब भी ओरी निकलती है तो बच्चे को 4 दिन तक बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 4 डेज फीवर भी कहा जाता है। 4 डेज फीवर, 4 दिन के बुखार के कारण नाम पड़ा। और इसका जो बचाव टीका वो हमने पढ़ लिया, आगे कौन सा है? MMR का टीका। इसके बाद जो रोग है वो है कोविड-19। तो कोविड-19 एक बड़ा रोग है, उसे पढ़ने से पहले हम कुछ छोटे छोटे रोग पढ़ लेते हैं। जैसे हम छोटे छोटे रोग पढ़ लेते हैं ये पीछे से, जैसे येलो फीवर। येलो फीवर, इसका वायरस का नाम भी क्या है? येलो फीवर ही है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? यकृत, लसिका ग्रंथियाँ, प्लिया। ये अंग प्रभावित होते हैं, कौन सी? यकृत, लसिका ग्रंथियाँ और प्लिया इसमें प्रभावित रहते हैं। भाग, इसका भी मादा एडिज मच्छर। देखो मादा एडिज मच्छर हमने 3 रोग में पढ़ लिया। किस किस में? एक तो डेंगू में देख लिया, एक यही चिकनगुनिया में देखा था, और एक यही किसमें है? येलो फीवर में।
3 का सेम ही भाग कौन सा, मादा एडिस मच्छर। और ये कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। इसके बाद 2 रोग है, हर्पीज और मंकी पॉक्स। हर्पीज का वायरस भी हर्पीज है और मंकी पॉक्स का जिसे एम पॉक्स भी कहते हैं, इसका वायरस भी एम पॉक्स ही है। इसमें भी क्या होती है, हर्पीज में त्वचा प्रभावित होती है। लक्षण इसमें क्या है, दाद के समान। हमारे शरीर में जो दाद होता है जिसमें खुजली वगैरह आती है, उसके समान ये हर्पीज भी होता है। और इसमें उपचार में क्या दी जाती है, टेरामाइसिन। और ये भी संक्रामक रोग है। एम पॉक्स, ये तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, मंकी पॉक्स। जो बंदरों की, ये रोग तो किसका है, बंदरों का। बंदरों की त्वचा प्रभावित होती है, लेकिन ये बंदरों से मनुष्य में फैल गया, इसलिए ये एक प्रकार कैसा है, जूनोटिक डिजीज भी है। लक्षण कैसे होते हैं, चेचक के समान हमारे शरीर पर दाने हो जाते हैं, लेकिन चेचक से थोड़े बड़े होते हैं। इसका अन्य नाम बंदरों का चेचक, क्योंकि बंदरों में होता था। और इसकी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इसका जांच केंद्र है वो कहाँ बनाया गया, राजस्थान के जयपुर में। नेशनल लेवल का जांच केंद्र है वो कहाँ बनाया गया, राजस्थान के जयपुर में बनाया गया। तो ये रोग हो गए कौन से, येलो फीवर, प्रभावित अंग यकृत, लसिका प्लिया और वाहक, मादा एडिस मच्छर। इसके बाद मंकी पॉक्स और हर्पीज। इसके बाद एक रोग है जापानी इंसेफेलाइटिस। देखो इसमें याद रखना है, ये रोग तो कौन सा है, जापानी। मतलब इस रोग का नाम तो क्या है, जापानी इंसेफेलाइटिस, लेकिन इसका वायरस कौन सा है, अरबो वायरस। मतलब अरब से आए लोगों ने कौन सा रोग कर दिया, जापानी रोग कर दिया, इसलिए इसका वायरस याद रखना कौन सा है, अरबो वायरस। और इसका नाम क्या है, जापानी इंसेफेलाइटिस। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जापानी लोग में क्या होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। दिमाग ज़्यादा होता है, वो नवीन नवीन आविष्कार करते रहते हैं। तो इस रोग में भी कौन सा अंग प्रभावित रहता है, मस्तिष्क। ये बहुत बार पूछा गया, 2021 RS परी में भी पूछा गया वह सवाल है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित रहता है, तो ये रहता है मस्तिष्क। अभी तक हमने एक वाक देखा था, मादा एडिस मच्छर। इसके अलावा एक मच्छर और है, कौन सा है, क्यूलेक्स मच्छर। ये कहाँ पाया जाता है, भारत में गोरखपुर जहाँ यूपी है वहाँ इसके आसपास पाए जाने की पूरी परिस्थितियाँ बनी हुई है। तो वहाँ ज़्यादा पाया जाता है कौन सा, क्यूलेक्स मच्छर। इसके ये संक्रामक रोग है, उसकी जांच, टीका और दवाइयाँ ज्ञात नहीं है। मतलब ये कौन सा है, इसके बचाव भी क्या है, उपचार। क्योंकि ना तो इसकी जांच है, ना टीका है, ना दवाइयाँ। मतलब एक बार हो गया तो फिर इससे बचा नहीं जा सकता, इसलिए इसका बचाव भी क्या है, उपचार है। इसके बाद कौन सा वायरस है, ये तीनों सेम है, इन तीनों को एक साथ याद रखना। कौन कौन से, इबोला, जिका और निपा। तो देखो हम पहले देखते हैं इबोला। इन सब के नए नाम जैसे ही वायरस है, इबोला का वायरस इबोला, जिका का वायरस जिका, और इस निपा का वायरस क्या है, निपा वायरस ही है। ठीक है, लेकिन इनके नाम में फ़र्क क्या है पता है। ये इबोला है, ये क्या किस नाम पे पड़ा हुआ है, इबोला नदी के नाम पर पड़ा हुआ है। और ये नदी कौन सी है, कांगो की सहायक नदी। अफ्रीका का एक देश है कांगो, उसकी नदी भी कौन सी है, कांगो नदी है, उसकी एक सहायक नदी इबोला। तो उसके नाम पर, उसके आसपास ये प्रथम बार पाया गया होगा, इसलिए इसका नाम कौन सा है, इबोला वायरस है। जबकि जिका क्या है, जिका एक वन का नाम है, जो कि ब्राज़ील के वन है। तो वन के नाम पे पड़ा है जिका, इबोला नदी के नाम पे पड़ा है। और ये जो निपा है, ये क्या है, मलेशिया का एक प्रांत है। तो मलेशिया का एक प्रांत है, ये प्रांत के नाम पे पड़ा है। तो हमने देखा इबोला किस नाम पे पड़ा है, नदी के नाम पर, जिका वन के नाम पर, और निपा एक प्रांत के नाम पर। तो ये प्रांत कहाँ पे है, मलेशिया में। इसके अलावा ये जो इन तीनों के जो इन दोनों के वाहक कौन से है, मादा एडिस मच्छर है। वही मादा एडिस मच्छर। देखो मादा एडिस मच्छर कितने जगह देख लिया हमने, इसी को हमने डेंगू में देख लिया, इसी को चिकनगुनिया में देख लिया, इसी को येलो फीवर में देख लिया,
इसी को इबोला में देख लिया, इसी को जिका में देख लिया। तो 5 रोगों में से वहाँ का कौन सा है, मादा एडिस मच्छर। तो ऐसे जो फैक्ट होते हैं वो आप अलग से कहीं पे लिख लीजिए कि कौन कौन से मादा एडिस मच्छर वाहक, कौन कौन से रोग का वाहक मादा एडिस मच्छर 500 एक साथ, तो वो याद ज़्यादा टाइम तक रहेगी। इसके अलावा इबोला में क्या होता है, ये शरीर के आंतरिक अंगों में घाव कर देता है। यह रोग शरीर के आंतरिक अंगों में घाव हो जाने से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, व्यक्ति की मौत। इसमें बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि शरीर के आंतरिक भागों में घाव हो जाता है तो अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये याद रखना, ये जो तीनों रोग पड़े इनकी ना तो अभी कोई दवाई है, ना टीका, ना कोई जांच, मतलब ये बहुत ही घातक रोग है तीनों ही। तो इसमें तो क्या होते हैं, आंतरिक भाग में अंगों में घाव होने से अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। और ये क्या है, ये असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। कौन से असंक्रमित यौन संबंध से कौन सा रोग फैलता है, जिका। इसके अलावा ये गर्भवती महिलाओं मुख्यतः प्रभावित रहती है। इससे छोटे सिर के बच्चे पैदा होते हैं जिसे माइक्रोसिफेलो कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होती है, जो गर्भवती महिला है वो प्रभावित रहती है, और इससे जो बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे का जो सिर है वो क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है, और उस रोग को क्या कहा जाता है, उस परिस्थिति को क्या जाता है, माइक्रोसिफेलो कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जांच और टीका तो है नहीं। तो इसके बाद एक है निपा। निपा हमने देख लिया, निपा वायरस है, ये मलेशिया के प्रांत के नाम पड़ा है। और ये मलेशिया में जहाँ फैला था वहाँ तो किससे फैला था, सूअर से फैला था। सूअर से मनुष्य में आया था, लेकिन जब इंडिया में फैला तो भारत में एक केरल में फैला, इसका जो केस देखा गया था, और ये चमगादड़ से फैला गया था। तो मलेशिया में सूअर से फैला है और भारत में ये चमगादड़ से फैला है। और ये कैसा एक पशुजन्य मतलब जूनोटिक डिजीज है। इसके अलावा ये इतना घातक है कि इसका जो वायरस है वो शरीर में प्रवेश करने के 48 घंटों के अंदर ही व्यक्ति किसमें चला जाता है, कोमा में चला जाता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। निपा 100% घातक रोग है, और इसकी भी जांच टीका दवाइयाँ ज्ञात नहीं है। इसके बाद ये जो 3 रोग है ये हम कल के वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम ही है। कोरोना, ये सार्स और ये मर्स। ये सार्स और मर्स ये भी कोरोना वायरस ही है। धन्यवाद। कैसा लगा कल आपको हम ये वीडियो? एक अच्छा साथ लगा हो देख लेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।